तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे मुश्किल प्लैनेट को कैप्चर करने वाले हैं और ये प्लैनेट नेपट्यून या यूरेनस नहीं, ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट होने वाला है, प्लैनेट मर्क्यूरी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग प्लैनेट मर्क्यूरी को अपनी टेलीस्कोप से कैप्चर करने वाले हैं और मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसको कैप्चर करने का प्रोसेस कैसा होता है और क्यों इसको कैप्चर करना इतना ज्यादा मुश्किल है। तो मर्क्यूरी को कैप्चर करना इतना मुश्किल इसलिए है क्योंकि ये प्लैनेट ज़्यादातर टाइम होराइजन में बहुत लो होता है, जहाँ पे एटमॉस्फेरिक डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है। अब जब ये होराइजन में बहुत ज़्यादा लो है सनराइज और सनसेट के टाइम, तो ये ऑब्वियसली सन के ग्लेयर के बहुत पास होता है, जिसकी वजह से ये उसके ग्लेयर में मोस्ट ऑफ द टाइम हिडन रहता है। और इसकी ऑर्बिट जो है वो वीनस की ऑर्बिट से भी अंदर की तरफ है, मतलब ये एक इंफीरियर प्लैनेट है जिसकी वजह से इसकी ऑर्बिट बहुत छोटी है और उसी की वजह से ये होराइजन में बहुत नीचे दिखता है। और इन्हीं सब फैक्टर्स के साथ मर्क्यूरी हमारे सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्लैनेट भी है। मर्क्यूरी मून्स जैसे कि गैनीमीड और टाइटन से भी छोटा है। तो मर्क्यूरी को ऑब्जर्व करने का सबसे अच्छा टाइम होता है जब मर्क्यूरी उसके ग्रेटेस्ट इलोंगेशन पे पहुंचता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि मर्क्यूरी और वीनस की ऑर्बिट अर्थ की पोजीशन से अंदर की तरफ है, जिसका मतलब मर्क्यूरी और वीनस दोनों हमारे स्काई में सिर्फ अर्ली मॉर्निंग स्काई या फिर इवनिंग स्काई में दिखते हैं। और ग्रेटेस्ट इलोंगेशन इन दोनों को देखने का बेस्ट टाइम होता है। जैसा कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्यून और इवन मार्स को देखने का सबसे अच्छा टाइम उसका ऑपोजिशन होता है, वैसे ही मर्क्यूरी और वीनस को देखने का सबसे अच्छा टाइम ग्रेटेस्ट इलोंगेशन होता है जब ये स्काई में अपनी हाईएस्ट पोजीशन पे होते हैं। और इंफीरियर प्लैनेट होने की वजह से इन दोनों प्लैनेट्स की ऑर्बिट हमारे स्काई में कुछ इस प्रकार दिखती है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मर्क्यूरी की ऑर्बिट बहुत छोटी है, जिसकी वजह से ज़्यादातर समय ये सन के ग्लेयर में ही हिडन रहता है। और जब वो अपनी ऑर्बिट में इस पॉइंट पे पहुंचता है, तब वो स्काई में अपने हाईएस्ट पॉइंट पे होता है और इसी पॉइंट को ग्रेटेस्ट इलोंगेशन कहते हैं। पर ये जो हाईएस्ट पॉइंट है मर्क्यूरी का, ये भी मैक्स टू मैक्स 20 डिग्रीज का ही होता है और मोस्ट ऑफ द टाइम ये 10 डिग्रीज से 15 डिग्रीज के बीच में रहता है। और 20 डिग्रीज तो मर्क्यूरी का हाईएस्ट पॉइंट होता है सनराइज और सनसेट के टाइम पे, जब वो होराइजन में सन के थोड़े ग्लेयर के पास मौजूद नहीं होता है। लेकिन आप ये सोच के देखिए कि 20 डिग्रीज पे तो स्काई ही इतना डेंस होता है, तो मर्क्यूरी को कैसे ढूंढा जाए। तो मर्क्यूरी को कैप्चर करने से ज़्यादा मुश्किल उसे ढूंढना होने वाला है। तो सबसे पहले मैं मर्क्यूरी को अपने बायनोकुलर्स से फाइंड करने वाला हूँ। मैं अपने सेलेस्ट्रॉन आउटलैंड 10x40 बायनोकुलर्स से पहले वाइड फील्ड में मर्क्यूरीज को ढूंढने वाला हूँ और फिर अपने टेलीस्कोप का स्मॉल फील्ड ऑफ व्यू यूज़ करके उसे मैग्निफिकेशन में देखूंगा। तो अगर आप मर्क्यूरी को देखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको इसे तब ऑब्जर्व करना पड़ेगा जब ये ग्रेटेस्ट इलोंगेशन के पास हो और ऑब्जर्वेशन के टाइम होराइजन में ज़्यादा क्लाउड्स ना हो और पॉल्यूशन भी ना हो, क्योंकि उससे फिर आपका होराइजन का व्यू ब्लॉक होता है। और वैसे तो मर्क्यूरी को हमारी एंशिएंट सोसाइटीज़ में नेकेड आई से भी देखा जाता था, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एक छोटा टेलीस्कोप या फिर एटलीस्ट एक बायनोकुलर्स यूज़ करें इसको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि हमारे सिटीज़ के स्काई में बहुत ज़्यादा मतलब हमेशा ही लाइट पॉल्यूशन और फिर एयर पॉल्यूशन रहता है। मर्क्यूरी अपनी एक ऑर्बिट 88 डेज में कंप्लीट कर लेता है, मतलब लगभग हर 3 महीने में हमारे पास मर्क्यूरी को कैप्चर करने की 2 अपॉर्चुनिटीज होती हैं जब मर्क्यूरी अपने ग्रेटेस्ट इलोंगेशन में आता है। तो चलिए अब टेलीस्कोप को सेटअप करते हैं और मर्क्यूरी को कैप्चर करते हैं। तो मैं सनसेट से पहले ही छत पे आ गया हूँ, जिससे कि सन का ग्लेयर जैसे ही कम हो हम तुरंत मर्क्यूरी को कैप्चर करना स्टार्ट कर सकें। तो ये मेरा एस्ट्रोनॉमी सेटअप है, ये मेरी टेलीस्कोप है, मेरे बैठने की जगह, वो मेरा आई पीस, वो मेरा फ़ोन अडेप्टर, यहाँ एक और छोटा ट्राइपॉड है मोबाइल कैमरा के लिए, फिर वो एक बायनोकुलर है और एक नोटबुक है, फिर मैं अभी थोड़ी देर पहले सोलर ऑब्जर्वेशन कर रहा था, वो सोलर फिल्टर है, और ये मेरा रिकॉर्डिंग कैमरा, और वहाँ पे सनसेट हो रहा है। वैसे सनसेट के बाद हमारे पास बस 1.5 घंटा का टाइम होगा मर्क्यूरी को कैप्चर करने के लिए, उसके बाद फिर मर्क्यूरी होराइजन में नीचे चला जाएगा। तो सबसे पहले स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मैं मर्क्यूरी को बायनोकुलर से ढूंढने वाला हूँ, पर हमें तो वो मिल नहीं पा रहा है। होराइजन के वेस्टर्न रीजन में अभी थोड़े थोड़े स्कैटर्ड क्लाउड दिख रहे हैं, तो देखना काफ़ी मुश्किल होने वाला है।
काफ़ी देर ढूंढने के बाद भी हमें मर्क्यूरी नहीं मिला। फिर रात हो गई और हमें मिशन अबैंडन करना पड़ा। 3 weeks later. तो मानसून की वजह से हम अगस्त इलोंगेशन के टाइम मर्क्यूरी को बादलों की वजह से ऑफ कोर्स नहीं देख पाए। हमें सिर्फ एक दिन क्लाउडलेस स्काई मिला था, लेकिन उसमें भी हम लोग मर्क्यूरी को नहीं ढूंढ पाए। लेकिन अब सितंबर में मर्क्यूरी इवनिंग स्काई से अर्ली मॉर्निंग स्काई में आ चुका है, ईस्टर्न स्काईज में। तो हमें सुबह जल्दी उठना पड़ेगा अब मर्क्यूरी को देखने के लिए। No, God! No, God, please, no! 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 और अभी भी वेस्टर्न होराइजन में थोड़े थोड़े क्लाउड्स हैं और मैं स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग ही बाइनोकुलर्स से पहले ढूंढ रहा था और अचानक से वेस्टर्न स्काईज में स्कैटर्ड क्लाउड्स के बीच में मुझे एक स्टार दिखता है और मैं देखते ही पहचान गया कि ये 100% मर्क्यूरी ही होगा। मर्क्यूरी वैसे तो बहुत छोटा है, लेकिन फिर भी उसका मैग्नीट्यूड यानी ब्राइटनेस लेवल +0.19 है, जिससे वो काफ़ी ब्राइट दिखता है। बाइनोकुलर्स में मर्क्यूरी को ढूंढने के बाद मैंने बाइनोकुलर्स को एक फाइंडर की तरह यूज करते हुए कुछ ही देर में मर्क्यूरी को अपनी टेलीस्कोप से भी ढूंढ लिया। तो चलिए अब हम कैप्चरिंग स्टार्ट करते हैं। पर हमें मर्क्यूरी के स्काई में हाईएस्ट एलिवेशन पे होने के बावजूद भी बहुत टर्बुलेंट रिजल्ट्स मिले। तो हमने अब कैप्चरिंग कंप्लीट कर ली और अब हम नीचे चलते हैं, अब बैकअप करते हैं और प्रोसीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो हमें मर्क्यूरी के कुछ इस प्रकार के रॉ रिजल्ट्स मिले हैं। मैंने इन्हें पिप से स्टेबलाइज किया तो हमें ये रिजल्ट्स ऐसे मिले। हम लोग क्लियरली इस रिजल्ट में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंट एटमॉस्फेयर देख सकते हैं, जिसकी वजह से डिस्टर्बेंसेस कॉज हो रही हैं और क्रोमेटिक एब्रिएशन भी बहुत ज़्यादा आ रहा है इस इमेज में। ये ऑफ कोर्स डेंस एटमॉस्फेयर की वजह से है, लेकिन फिर भी वीडियो के एंड में हमें कुछ सेकंड के लिए शायद हल्का हल्का सा मर्क्यूरी का फेस तो दिख ही रहा है, कुछ फ्रेम्स में ही सही। तो चलिए अब इस वीडियो को ऑटो स्टैकर से स्टैक करते हैं। वैसे एक 4 इंच टेलीस्कोप से हम मर्क्यूरी के सरफेस फीचर्स तो नहीं देख सकते, पर उसका फेस ज़रूर देख सकते हैं आसानी से। एक इन्फीरियर प्लैनेट होने की वजह से मर्क्यूरी के भी मून और वीनस की तरफ फेजेस होते हैं, और अभी मर्क्यूरी मतलब जब मैंने इसको कैप्चर किया तब ये गिबस फेज में था। और ऑटो स्टैकर से स्टैक करने के बाद हमें कुछ इस प्रकार के रिजल्ट्स मिलते हैं। हम इसमें क्लियरली प्लैनेट मर्क्यूरी का गिबस फेज देख सकते हैं और रेजिस्टैक से वेवलेट एडजस्ट करने के बाद हमें ये फाइनल रिजल्ट्स मिले। हम लोग क्लियरली इसमें उसका गिबस फेज और उसकी प्लैनेटरी डिस्क देख सकते हैं। वैसे कई लोग सोच रहे होंगे कि ये कुछ पिक्सेल्स की फ़ोटो लेने के बाद मैं इतना खुश क्यों हूँ। खुश इसलिए हूँ क्योंकि एक्चुअली मर्क्यूरी को कैप्चर करने की विंडो बहुत छोटी होती है और इसमें भी कई सारे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग टेलीस्कोप से मर्क्यूरी को कभी कैप्चर ही नहीं करते। तो मेरे लिए इसको कैप्चर करना बहुत बड़ी बात है। तो मर्क्यूरी को देखने की अगली विंडो मतलब अगला मर्क्यूरी को देखने का मौका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आने वाला है। तो मेक श्योर डैट आप भी इसे देखें और मुझे इंस्टाग्राम पे टैग भी कर सकते हो आप, अगर आपने इसकी इमेज कैप्चर करी हो। मेरा इंस्टाग्राम यहाँ पे फ्लैश हो रहा है अभी। तो अगर आप ये सीखना चाहते हैं कि प्लैनेटरी इमेजेस की प्रोसेसिंग कैसे करी जाती है तो आप ये वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।